are going to start next chapter in history. Chapter 4, Rural Life and Society. Rural Life and Society. Students, जैसा कि आप जानते हैं, what is the meaning of rural life? ग्रामीण जीवन, village life and society. Village life and society. अब ये विलेज लाइफ और सोसाइटी किस पीरियड को रिलेट करता है? तो ब्रिटिश पीरियड। जब भारत में ब्रिटिश रूल था तो उस समय हमारा ग्रामीण जीवन कैसा था, हमारा ग्रामीण समाज कैसा था, उनके आने के बाद क्या क्या चेंजेस हो गए, उन्होंने क्या क्या बदल दिया, ये सब देखना है हमें इस चैप्टर में। कहने का मतलब कि ब्रिटिश ने हमारे रूरल लाइफ को, हमारे ग्रामीण जीवन को कैसे अफेक्टेड किया, उनके शासन ने, उनके तरीकों ने हमारे लोगों के जीवन में क्या क्या परेशानियां लाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश रूल कष्टदायक ही रहा, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, देश का कोई भी कोना हो, सबके लिए उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। कहीं राजाओं के लिए की, कहीं किसानों के लिए की, कहीं आदिवासियों के लिए की, कहीं चरवाहों के लिए की, सबके लिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तो देखते हैं कि हमारा ग्रामीण जीवन कैसे अफेक्टेड हुआ। चलिए, तो चैप्टर के स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम देखेंगे रूरल लाइफ इन इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ यूरोपियन। रूरल लाइफ इन इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ यूरोपियंस। स्टूडेंट्स, हम समझेंगे कि ब्रिटिश के आने से पहले यूरोपियंस, बहुत सारे यूरोपियंस आए थे भारत में। पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिशर्स आए। तो ये सारे यूरोपियंस भारत में ट्रेड करने के पर्पज से आए थे और इनका प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यापार ही करना था। लेकिन बाद में जो है ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन से आए थे, उनकी जो एम्बिशंस बढ़ती गई, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उनकी इच्छा भारत में शासन करने तक जा पहुंची। और अपनी इस इच्छा को उन्होंने एक मूर्त रूप दिया, अपने सपने को साकार किया जब उन्होंने युद्ध जीता बंगाल का, बक्सर का। 1764 में जब उन्होंने बक्सर की लड़ाई में 3 राजाओं को एक साथ हराया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, तीनों को एक साथ डिफीट करने के बाद ब्रिटिश की पावर ऑब्वियसली बढ़ गई और वो बंगाल के पूरी तरीके से मालिक बन बैठे, पूरे बंगाल। और उस समय बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों का जो है कॉम्बिनेशन था बंगाल, यानी बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था ब्रिटिश रूल में। तो चलिए चर्चा हमको करना है कि ब्रिटिश के आने से पहले या यूरोपियंस के आने से पहले भारत में रूरल लाइफ कैसी थी, ग्रामीण जीवन कैसा था। तो स्टूडेंट्स, यूरोपियंस के आने से पहले जो इंडिया का जो रूरल लाइफ था, विलेज लाइफ था, वो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर था। फार्मर्स कल्टीवेट करते थे, बहुत आराम से अपने खेतों में खेती करते थे और अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा रूलर्स को टैक्स के रूप में देते थे। रेवेन्यू आप जानते हैं, टैक्स, हर गवर्नमेंट टैक्स देती है, कोई भी शासन पद्धति हो, चाहे वो राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, डिक्टेटरशिप हो, ये सारे शासन की जितनी भी पद्धतियाँ हैं सब टैक्स देते हैं। टैक्स ही गवर्नमेंट का परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो उस तरीके से उस समय भी, यानी यूरोपियंस के आने से पहले भी भारत में टैक्स लिए जाते थे, रेवेन्यू लिया जाता था। लैंड टैक्स को ही रेवेन्यू कहते हैं। तो टैक्स कलेक्शन किया जाता था, लेकिन बड़ा ही सिंपल तरीके से और फार्मर्स के सुविधा के अनुसार, उनके कन्वेंट के हिसाब से ही टैक्स लिए जाते थे। जिस साल सूखा पड़ जाता था, नेचुरल डिजास्टर आ जाते थे, फसलें बर्बाद हो
ये कब की स्थिति थी? तो ब्रिटिश के आने से पहले। तो बड़े ही आराम से फार्मर्स अपने खेतों में खेती करते थे और वो आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ। तो रूरल लाइफ इंडिया आफ्टर कमिंग ऑफ यूरोपियंस, रूरल लाइफ इन इंडिया आफ्टर कमिंग ऑफ यूरोपियंस, आफ्टर, और बाद में क्या हुआ? ये तो पहले की स्थिति थी। पहले की स्थिति थी कि जो गांव थे वो एकदम आत्मनिर्भर थे, बड़े ही आराम से किसान खेती कर रहे थे, अपने फसलों का कुछ हिस्सा वो रेवेन्यू टैक्स के रूप में देते थे। रूलर्स को, जो भी रूलर्स था उस समय आपको पता उसमें मुगल रूलर्स थे, मुगल शासन चल रहा था। जिस समय ब्रिटिश आए भारत में मुगल शासन चल रहा था, तो उनको वो कुछ हिस्सा दे देते थे और पूरा गांव जो था वो आत्मनिर्भर था, सेल्फ सफिशिएंट था, बड़े ही आराम से जीवन बीत रहा था उनका। लेकिन इनके आने के बाद आफ्टर कमिंग ऑफ यूरोपियंस, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट अपने हैंड में लिया, यानी बंगाल, यानी 1764 में जब बक्सर की लड़ाई में उन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन का पूरा राइट्स उनके हैंड में आ गया। आपने पढ़ा होगा बंगाल में द्वैत शासन था, डायरेसी थी वहाँ पे। अब डायरेसी में वित्त कलेक्शन यानी फिनेंशियल पूरा राइट ब्रिटिश का था और एडमिनिस्ट्रेशन नवाबों का था। तो जब इनके हाथ में पूरा राइट आ गया रेवेन्यू कलेक्शन का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, तब इन्होंने कई सारे चेंजेस कर दिए, कई सारे बदलाव किए टैक्स कलेक्शन में। और आप जानते हैं कि सदियों से जो इम्पीरियल्स सारे राजाओं की तरह से ब्रिटिश का भी जो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम कलेक्शन ही था, लैंड कलेक्शन ही था, इस पे इन्होंने अपना ध्यान दिया और इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आज भी जो है हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, लैंड टैक्स लेती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लेकिन क्या हमको पता चलता है, क्या हमें कोई बर्डन पड़ता है? नहीं होता, क्योंकि हमसे टैक्स वैसे वसूले जाते हैं काफ़ी कन्वीनियंट वे में, काफ़ी ईजी वे में, जितना हम दे सकें उतना ही वसूला जाता है। लेकिन ब्रिटिश ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए टैक्स वसूलने के, किसानों से, उनकी ज़मीनों से टैक्स लेने का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि जो इंडियन फार्मर्स के लिए काफ़ी कष्टदायक रहा, काफ़ी परेशानियों का कारण बना। तो देखते हैं क्या क्या सिस्टम ब्रिटिश ने बनाए टैक्स कलेक्शन के लिए। तो जो पहला सिस्टम था उसका नाम है जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। पहले सिस्टम का क्या नाम है? जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट्स। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? तो बंगाल में, इन बंगाल। ये जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? तो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और सिस्टम इन्होंने बनाया, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम अब ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? मद्रास और बॉम्बे में। रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? मद्रास और बॉम्बे में। एक और थर्ड सिस्टम था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? तो इन पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो इस तरीके से 3 तरह के नियम बनाए ब्रिटिशर्स ने जमीनों पे कर वसूलने का, रेवेन्यू सिस्टम का। तो 3 तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में, और महलवाड़ी सिस्टम पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए बात करते हैं जो पहला सिस्टम था, फर्स्ट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। पहले इसको समझते हैं कि क्या था। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ आएंगे। जमींदारी सिस्टम में कुछ
फीचर्स ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसमें ये फर्स्ट है, जमींदार वर्क ओनर ऑफ लैंड वर्क एज एजेंट। जमींदार वर्क ओनर ऑफ लैंड वर्क एज एजेंट। परमानेंट सिस्टम का जो फर्स्ट फीचर था वो ये था कि जमींदार जो है, जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया था। जैसा कि वो पहले थे तो उनको अपनी जमीन का मालिक रहने दिया गया, लेकिन वो अब किस तरीके से काम कर रहे थे, तो ब्रिटिश के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। यानी जमींदार, ब्रिटिश ने जमींदारों को मीडिएटर बनाया और मीडिएटर बना के बोला कि आप जाइए और आप पूरा रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी, आप टैक्स वसूलो। आपके अंदर में जो छोटे छोटे किसान आते हैं, आपके एरिया के अंतर्गत जितने छोटे छोटे किसान आते हैं, सबसे टैक्स वसूलने का काम आपका है। जो बड़े ज़मींदार होते थे, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, तो वो अपनी ज़मीन के मालिक भी थे, और लेकिन वो ब्रिटिश के एजेंट के रूप में काम करते थे। जैसा ब्रिटिश कहते थे वैसा ही वो करते थे। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड फीचर है, सेकेंड फीचर had to pay 89% to British. Had to pay 89% to British. अब इन जमींदारों को जितना भी वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे उसका 89% किसको देना था, तो ब्रिटिश को देना था। यानी जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था जमींदारों के द्वारा, उसका 89% वो किसको देना था, तो ब्रिटिश को देना था। अब इसका नेक्स्ट फीचर है, थर्ड फीचर, परमिटेड टू रिटेन 11%। परमिटेड टू रिटेन 11%, यानी 89% उनको ब्रिटिश को देना था, तो कितना बचा फिर, 11% उनको खुद रखना था। यानी 100 में 89% वो ब्रिटिश को देते थे और 11% को अपने लिए रखते थे रेवेन्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका फोर्थ फीचर है, रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर 10 ईयर। रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर 10 ईयर। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि इसका नाम क्या है, परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सिस्टम यानी कि एक बार जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था उसको 10 साल तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे। 10 ईयर्स तक वही रेवेन्यू रहता था, उतना ही कैश देना होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो था, ब्रिटिश के आने से पहले फार्मर्स बहुत अच्छे थे, अपनी क्रॉप्स का कुछ हिस्सा वो रूलर्स को दे देते थे रेवेन्यू के रूप में। लेकिन जब से ब्रिटिश आए तब से उन्हें जो रेवेन्यू वो कैश में देना पड़ता था। वो फसल नहीं, अनाज नहीं दे सकते थे, उनको कैश में देना पड़ता था फार्मर्स को। बड़ी दिक्कतें होती थी उनको, जब फसल उनकी फेल हो जाती थी, डिजास्टर आ जाता था, तभी भी उनको टैक्स देना पड़ता था, और उतना ही देना पड़ता था जितना फिक्स था। यानी ये परमानेंट सेटलमेंट में जितना फिक्स हो गया 10 साल के लिए, उतना उनको रेवेन्यू देना ही देना था, वो भी कैश में देना था, चाहे आपके क्रॉप्स फेल हो या सक्सेस हो। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मर्स के लिए कितना जो है पेनफुल कंडीशन था कि उनकी जो है क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई और उनको रेवेन्यू देना ही देना था। तो रेवेन्यू था 10 ईयर्स। और नेक्स्ट फीचर है इसका, जमींदार पर गिवन हेरेडिटरी राइट्स टू जमींदारी। जमींदार पर गिवन हेरेडिटरी राइट्स ऑफ जमींदारी। अब जमींदारों को फायदा बहुत था इसमें। जो बड़े जमींदार थे उनको बहुत फायदा था। उनकी ये जो राइट था, जो कर वसूलने का, जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था, वो हेरेडिटरी था। यानी कि पहले पिता जो घर का मुखिया वसूलता था, उसके बाद उसका बेटा भी वसूल सकता था, उसके बाद वो जनरेशन टू जनरेशन वो राइट्स उनको मिले होते थे। ये हेरेडिटरी राइट्स होता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था परमानेंट सेटलमेंट के कुछ फीचर्स थे। ये इसको मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स थे, जमींदार अपनी जमीन का मालिक होता था और ब्रिटिश के एजेंट की तरह काम करता था। 89% उसे ब्रिटिश को देना होता
राइट्स था कि वो रेवेन्यू कलेक्शन कर सके। स्टूडेंट्स, I hope that all of you understand this concept properly, and for your convenience I explained in Hindi so that you understand properly each and every point. And now the limitation of permanent settlement. Students, limitation of permanent settlements. परमानेंट सेटलमेंट्स के कमियां क्या हैं? लिमिटेशंस में क्या होती हैं? कमियां। तो परमानेंट सेटलमेंट में जैसा कि आपने देखा बहुत सारी कमियां थी इसमें। एक तो सबसे पहले ये जो सेटलमेंट्स था उसमें जमींदारों को एक एजेंट बना दिया। ब्रिटिश का क्या बना दिया? एजेंट बना दिया। दूसरी कमी इसमें थी कि ये काफ़ी ऑपरेसिव सिस्टम से जो टैक्स था वो लिया जाता था, यानी काफ़ी शोषण करके, दमन करके, किसानों को परेशान करके ये टैक्स लिया जाता था। जैसा कि अभी आपने देखा कि उनको 10 साल तक जो रेवेन्यू फिक्स हो गया वो देना ही देना है, कैश में देना है, चाहे आपकी क्रॉप्स फेल हो या सक्सेस हो। तो काफ़ी ये ऑपरेसिव सिस्टम था, काफ़ी दमनकारी शोषण की नीति थी, तो ये भी इसकी एक कमी थी। इसके अलावा जो है इसमें जो है ज़मींदारों का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। जो बड़े ज़मींदार थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो क्या करने लगे कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने के लिए जितना भी फॉरेस्ट था और जितने भी वेस्ट लैंड थे सबको कल्टिवेटेड करने के लिए काफ़ी जो है उसमें सुटेबल बनाने के लिए, उसको अपने हिसाब से बनाने के लिए उसमें अपना निवेश करना शुरू कर दिए। यानी जितनी ज़्यादा ज़मीनें उनके अंडर में होगी उतना ज़्यादा वो टैक्स वसूलेंगे। तो इसमें फ़ायदा सिर्फ बड़े ज़मींदारों को हुआ, छोटे किसानों को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ा। और जो इसमें 10 साल के लिए जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया वो भी एक बड़ी कमी थी। बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स फार्मर्स को होती थी, उनकी फसल नष्ट हो जाती थी, तभी भी उनको उतना ही टैक्स देना था। ये सिस्टम इसलिए बड़ा ही पेनफुल रहा। और बाकी जो नेक्स्ट है रैयतवाड़ी सिस्टम स्टूडेंट्स, उसे मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस